नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। प्रेस के कामकाज के तरीके और पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज लोकसभा में प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 पारित हो गया और राज्यसभा से ये पहले ही मानसून सत्र में पारित हो चुका है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इस बिल के कानून बनने के बाद क्या कुछ बदलाव आएगा और क्या कुछ लाभ मिलेगा, और क्या ये केंद्र की जो मोदी सरकार है वो गुलामी की मानसिकता, गुलामी के दौर के कानूनों से जो मुक्ति दिला रही है उसी दिशा में एक बड़ा कदम है क्या? इसी पर अपने खास विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे, अपने संवाददाता से भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा देख लीजिए ये रिपोर्ट। गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज हुआ और कई विधेयकों को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को भी चर्चा के बाद निचली सदन से पारित कर दिया गया। इस विधेयक से अखबार, पीरियोडिकल्स, किताबों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल करेगा। बिल में प्रावधान किया गया है कि आवेदन के बाद 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में अब केवल एक चरण होगा, जबकि पहले 8 चरणों को पूरा करना पड़ता था। पिछले 10 वर्षों में पुराने संसद भवन हो या नया संसद भवन, इनमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर नए भारत के लिए नए कानून बनाने का जो शानदार काम हुआ है, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं सभी माननीय सांसदों का। उसी दिशा में आज मैं भी आप सबके सामने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 को लेकर आया हूं। ये बिल भी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर नए भारत के लिए एक नया कानून लाने का कार्य हमने किया है। इस विधेयक का उद्देश्य पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी लाना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया प्रदान करेगा जो मानव इंटरफेस के बिना एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सरल है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह विधेयक गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की दिशा में कदम है। 1867 का ये बिल है और उस समय 1867 में भारत गुलाम था और अंग्रेजों की मानसिकता थी कि प्रेस को भी कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखें, यहाँ तक कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ये पूरा एक सिस्टम था। ये 8 चरण में इसको किया जाता था। मुझे सदन में कहते हुए प्रसन्नता है, अब 2-3 साल नहीं लगेंगे, केवल 2 महीने के समय के अंदर आपको अपना समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, उसकी अनुमति मिलेगी। ये बिल साल 1867 में बने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन कानून को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। नरेंद्र मोदी की ही सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हर क्षेत्र में बल देने का काम किया है। हजारों पुराने कानूनों को या ऐसे कानून जिनकी आवश्यकता नहीं थी, उनसे भी मुक्ति दिलाने का काम किया है। ये कानून भी इसी दिशा में एक अहम कदम है। शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी कानून पर कि ये नया कानून कैसा होगा, कौन से बदलाव आएंगे, कितनी आसानी मिलेगी, इससे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शेखर सर, बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। और एकदम आसान शब्दों में जानना चाहूंगा, इतना लंबा तजुर्बा आपका रहा है जगह जगह पर काम करने का, अब जरा ये बताइए कि हमने देखा कि लाइसेंस राज तो उस समय भी एक बार खत्म हुआ जब उदारीकरण हुआ, लेकिन ये कुछ ऐसे कानून थे जिसमें ऐसा लगता है कि लाइसेंस राज वैसा खत्म हुआ नहीं था, उसका शिकंजा कम नहीं हुआ था। लेकिन अब जब नए कानून लाए जा रहे हैं तो क्या उसी उद्देश्य की पूर्ति होगी जिसकी मांग लंबे समय से प्रेस से जुड़े हुए लोग कर रहे थे? लालचंद जी, मैं जानता हूं कि इस देश में जी किसी को अगर अखबार निकालना हो या प्रिंटिंग प्रेस चलाना हो, एक लंबा प्रक्रिया थी कि आप तुरंत कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते। पहले जिला प्रशासन की चक्कर काटो, फिर वहां से परमिशन लो, फिर उस परमिशन लेकर यहाँ आ जाओ, वो भी हार्ड कॉपी सबमिट करो। और इतने प्रावधान थे जो ब्रिटिश काल में, जो ब्रिटिश प्रशासन किस तरह भारतीयों को कंट्रोल कर सके, भारतीय मीडिया को कैसे उस समय कंट्रोल कर सके, उसके लिए बनाया गया था। अब ऐसा है कि आप ऑनलाइन में अप्लाई कर दिए, अगर जिला प्रशासन 60 दिन के अंदर वो क्लियरेंस ना भी दे, आपकी यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी।
और उस बिल में कई प्रावधान ये था, किताबें, अगर किताबें निकालनी है तो उसको भी रजिस्टर करना होता था। अब इसमें से किताबें हट गए। प्रिंटिंग प्रेस का भी कोई ज्यादा कुछ नहीं है, ऑनलाइन कर लीजिए, कुछ बड़ा दिक्कत नहीं है। केवल इतना ही है, अगर बिना रजिस्ट्रेशन, बड़ा एक्सट्रीम, उसमें कई प्रावधान था जेल जाने की अगर आप उसको वायलेट। इसमें केवल एक ही केस है, एक केस है अगर आप बिना परमिशन, अगर बिना रजिस्ट्रेशन एक पीरियोडिकल निकाल रहे हैं, वार्निंग के बाद भी अगर करते जा रहे, तब जाके 6 महीने की बात है जेल की, ये तो पेनल्टी की बात है। अब किस पर पाबंदी आई है ये थोड़ा हमें समझना है, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इस बिल लाके कंट्रोल करेगी, ये करेगी, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ और बताना भी है, जो मैंने जो समझा है बताना चाहता हूँ, ये है, देखिए आप पर अगर केवल जो कन्विक्ट हो चुका है, जो कोई टेररिस्ट एक्ट में कन्विक्ट हो चुका है जी, या कोई अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के अंडर कोई कन्विक्शन हुआ यानी है, जिसने भी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, हाँ, वही अखबार नहीं ला सकते, वही उन्हीं के ऊपर पाबंदी है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। एक बात जो शेखर सर आपने जो एक बात कही कि आमतौर पर क्या नैरेटिव फैलाया जाता है, नैरेटिव फैलाया जाता है कि प्रेस को कंट्रोल का काम कंट्रोल करने का काम हो रहा है, लेकिन ये जो प्रावधान है कि देखिए पहले अगर आपने कोई जानकारी छापी वो गलत होती थी तो 6 महीने की जेल हो जाती थी। अब क्या है कि अब वो तो बिल्कुल खत्म है, अगर आपने बिना रजिस्ट्रेशन के पत्रिका अखबार छापा तब भले आपको जेल हो सकती है, लेकिन अगर कोई जानकारी गलत भी छप जाए तो जेल के प्रावधान को हटा दिया गया है। तो ये तो प्रेस को और अधिक आजादी की बात हुई। देखिए, और ये चक्कर न काटने का जो काम है, देखिए आप कितने सरकारी दफ्तर ये करते रहेंगे परमिशन लाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात, आपकी पब्लिकेशन कब सस्पेंड हो सकती है उसका भी एक क्लियर है। अगर आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन, आपने कोई फ्रॉड तरीके से ये किया हो, कोई जो जानकारी दी है आपने रजिस्ट्रेशन में सब गलत हो, या दूसरा कारण है कि आप रजिस्ट्रेशन ले लिए, अब अखबार या पे आप निकालते ही नहीं है, तब जाके रजिस्ट्रेशन कब खत्म होगा, या आप जो एनुअल स्टेटमेंट देना पड़ता है कि कौन पब्लिशर है, कौन प्रिंटर है, क्या है, उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन हो, और अगर जो मालिक कोई टेररिस्ट एक्ट में कन्विक्ट हो गया हो या जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी में हो, तब जाके बंद होगा। और इसके अलावा एक अपीलेट अथॉरिटी बनी गई है, एक बोर्ड बनाया गया है। देखिए, एक बोर्ड होगी, उसमें कोई भी किसी को भी शिकायत हो रजिस्ट्रेशन को लेकर या जो एनुअल स्टेटमेंट देने में कोई शिकायत है, तो अपीलेट बोर्ड जाते, प्रेस और रजिस्ट्रार अपीलेट बोर्ड बनाई जाएगी जी। तो एक बोर्ड का परमिशन है। और दूसरी बात क्या है कि सारा कुछ एम्फेसिस है रेगुलेशन करने में, कोई कंटेंट को लेकर नहीं है, कोई कंटेंट। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, ये जो फ्लेक्सिबल एडिशन है ना फॉरेन अखबारों का, आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बड़ा ये था कि फॉरेन पब्लिकेशन यहाँ वैसे आप पब्लिश नहीं कर सकते थे, ठीक है, इसमें कोई रोक नहीं है, फ्लेक्सिबल एडिशन आप कर सकते हैं, बिल्कुल। सर, मैं आपके पास आता हूं और आपसे और इस विस्तार से चर्चा करूंगा कि क्या व्यवहारिक कठिनाइयां होती थी। हमारे साथ हमारे शैलेंद्र मिश्र भी, संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, बल्कि शैलेंद्र आप तक आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बताएं। शैलेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो विधेयक रहा, इस विधेयक का सफर कैसा रहा, क्योंकि मॉनसून सत्र में राज्यसभा ने इसे पारित किया और आज लोकसभा में भी ये विधेयक पारित हो गया, तो इस विधेयक का कुल मिलाकर के सफर कैसा रहा? क्या कुछ खास बातों को लेकर इस विधेयक को लाई है सरकार? जी देखिए, जब कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी और उसके बाद ये बात सामने आई थी कि दरअसल पत्रिकाओं के, समाचार पत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने सरकार जा रही है, और बहुत दिन बाद एक तरह इंतजार के बाद ये पूरी प्रक्रिया आसान बनाने की तरफ मोदी सरकार आगे बढ़ी है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने के जो कानून थे उनमें एक तरह से जो कमियां थी उसको दूर करने का काम या बेहतर करने का काम लगातार किया जा रहा है। हमने देखा कि इसी लोकसभा से बहुत ऐतिहासिक विधेयक, क्रिमिनल लॉ से जुड़ा, भारतीय न्याय संहिता से जुड़े 3 बिल पारित हुए कल। आज राज्यसभा में उस पर चर्चा हो रही, थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। उसी तरह इसी बिल को जब चर्चा के बाद पारित किया जा रहा था, उससे पहले जवाब देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री ने इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि आप देखिए प्रावधानों को पुराने बिल के, किस तरह से सजा का प्रावधान रखा गया था और कैसे
दरअसल समाचार पत्र पत्रिकाओं के विस्तार पर एक तरह से अंकुश लगाने का काम ये जो इसके प्रावधान करते थे, तो ये जरूरत महसूस की गई। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सहमति थी। आप देखें, काफी व्यापक विचार विमर्श किया गया था इस बिल का। जब मसौदा आया था उससे पहले हमने देखा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बहुत इस पर विचार विमर्श किया था, तमाम संस्थानों से एक तरह से राय ली गई थी। उसके बाद जब मसौदा आया तब ये कहा गया कि बहुत क्रांतिकारी ये बिल जब कानून होगा तो साबित होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें तयबद्ध समय में यानी 60 दिनों के अंदर अगर कोई पत्र पत्रिका रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पहले क्या होता था? पहले आप जिलाधिकारी के पास जाइए, आवेदन दीजिए, उनके पास अगर समय होता है तो फिर वो अनुमति देंगे, फिर आप जो सूचना प्रसारण मंत्रालय का विंग है वहां पर अप्लाई कीजिए। 8 चरण ऐसे थे जहां पर कई बार वर्षों लग जाते थे और मंजूरी नहीं मिलती थी। तो पहली बात यह है कि अब सिर्फ आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए और उसकी एक कॉपी डीएम को दे दीजिए। अगर 60 दिनों के अंदर वहां से अनुमति नहीं आती है तो आपको अनुमति मिल जाएगी। तो बहुत क्रांतिकारी बदलाव है और ये सिर्फ इकलौता बदलाव नहीं है लालचंद जी, और भी कई बदलाव हैं, तमाम बदलाव है। ठीक है, हम ये तमाम बदलाव अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं एक बार फिर से शेखर सर का रुख करता हूँ। शेखर सर, एक ज़रा सा मैं चाहता हूं कि और थोड़ा बढ़िया से आप ये समझाएं कि मान लीजिए कि जो अभी मौजूदा कानून था, ठीक है, उसके तहत अगर हम कोई नए अखबार, नई पत्रिका का पंजीकरण कराने जाते हैं तो व्यवहारिक तौर पर हमें क्या क्या कठिनाइयां होती थी जो कि अब इस नए कानून के आने के बाद नहीं होंगी? देखिए, ये पहली तो ये है कि आजकल के मतलब जमाने में किसी के पास वक्त नहीं है चक्कर काटने की। जी, आप मतलब ऑनलाइन सिस्टम आ गया यहाँ पे, और ये भी कहा गया कि वैसे ही जो जिला प्रशासन है वो एक अथॉरिटी है, उनकी ये जरूरी है, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन वेट नहीं करेगा। पहले क्या होता था, आप वहाँ अप्लाई करके फिर जो भी आप वहाँ पे प्रक्रिया शुरू करते, फिर आते या देर हो जाता है या मान लीजिए वहां से आया नहीं, तब यहाँ देते नहीं थे, कहते थे पहले जिला मजिस्ट्रेट से आप क्लियरेंस ले आओ। तो ये एक प्रकार से जो रेड टेप था भाई, जो सिस्टम में जो चीजें यहाँ भागो वहां भागो। देखिए, जो जितने पुराने अखबार थे तो उनको तो पहले रजिस्टर हो चुका है, लेकिन जो कोई नया कुछ करना चाह रहा है, कोई नया ट्रेड जर्नल निकालना चाह रहा है, कुछ नया कुछ करना पा रहा है, उसके लिए बहुत दिक्कतें थी। अब क्या है कि बड़ा कानून क्लियर है। देखिए, आप जिसको कुछ काम करना है, कुछ को कुछ नया शुरू करना है, उसको बड़ा क्लियर है। अच्छा, कुछ हमारे प्रेस के जो लोग हैं उनकी बड़ी आशंका है, ये जो कानून में ये जो प्रावधान है, जो टेररिस्ट एक्ट कन्विक्ट हो जाएगा या अनलॉफुल एक्टिविटी पे, इसके माध्यम से सरकार कंट्रोल कर सकती है। अब बताइए, टेररिस्ट एक्ट पे कोई कन्विक्ट हो रहा है, उसकी वो जरूरी है वो अखबार निकाले? जाहिर सी बात है, उसे क्यों अखबार निकालने दिया जाए? और जो देश के और कन्विक्टेड, कोई चार्ज वाला भी नहीं है, जो कन्विक्ट हो चुका है, अगर कन्विक्टेड वाले पर कोई पाबंदी है, उसकी पब्लिकेशन पाबंदी है, मतलब मतलब एक्सपेक्टेड है भाई, जो कानून के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, तो उसकी वो ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल उसमें। लेकिन इसको लेकर जो प्रकार से संदेह पैदा हो रहा है कि नहीं इससे सरकार इस कानून से कंट्रोल करेगी। सही बात, ये तो देश सुरक्षा को लेकर बिल्कुल देश और की सुरक्षा। दूसरी चीज, जैसे किताबें नहीं है अब, किताबें पीरियड मतलब बुक्स पहले था इसमें। अच्छा, इसमें यह भी है कि सजा होगी तब, ऐसा नहीं कि आरोप लगे और उसके बाद आप नहीं निकाल सकते। इसमें है कि जब आप कन्विक्टेड हो जाएंगे, आपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, सजा हो गई, तब आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। मैं लौटता हूँ आपके पास और शैलेंद्र, आपका रुख करता हूँ। शैलेंद्र, आपने शेखर अय्यर जी को भी सुना कि किस तरह से उनके जो विचार हैं, हम आमतौर पर देखते हैं ये बड़ी ही आसान सी बात होती है, और ख़ास तौर पर विपक्ष के नेताओं के द्वारा, कि बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, देश में लोकतंत्र नहीं है, प्रेस को कंट्रोल किया जा रहा है। अभी शेखर सर के आपने विचार सुने, कह रहे हैं कि इसमें किस तरह से और चीज़ें आसान की गई हैं। ये बताइए कि इस तरह के विधेयक जिसने काम को आसान किया, प्रेस के काम को जो आसान करने वाला है, उस विधेयक पर विपक्ष का क्या रुख रहा, राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक? राज्यसभा में भी मानसून सत्र में पारित हुआ था और लोकसभा में आज। ये देखिए, अब जब ये लोकसभा में बिल पारित हो रहा था, हम जानते हैं कि तमाम जो विपक्षी दल के सदस्य हैं वो एक्चुअली निलंबित बहुत सारे सदस्य सस्पेंड हो गए हैं, ये बात सही है। उस तरह से चर्चा में
हिस्सा नहीं लिया उन्होंने वो। लेकिन आप मोटे तौर पर देखें तो जब भी कोई महत्वपूर्ण विधेयक आता है तो उस विधेयक में कुछ अपनी आशंकाएं और अपनी आपत्तियां तमाम सदस्य रखते हैं, लेकिन इस बिल में जो तमाम सुधार किए गए तो ऐसे में बहुत विपक्ष के पास कहने को नहीं है। और आज जब सूचना प्रसारण मंत्री जवाब दे रहे थे, उन्होंने एक तरह से कहा भी कि 2011 में 4 से 14 के दौरान जो कुछ प्रेस फ्रीडम को लेकर हुआ, 11 में जब एक प्रयास हुआ कि किस तरह से अंकुश लगाया जाए और फिर जब उसका विरोध हुआ तब वापस एक तरह से सरकार पे गई उस पर, और अभी तक ये नहीं सोचा गया कि कैसे इस जो है प्रावधानों को बेहतर किया जाए। मोदी सरकार ने करने का फैसला किया है। इससे होगा क्या? पहली बात तो ये होगी कि हम रोजगार के ज्यादा अवसर देखेंगे, क्योंकि जब सरलीकरण होगा नई नई पत्रिकाओं का तो जो नए पत्रकार हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर होगा। दूसरी बात यह है कि जो जेल की प्रावधान की बात है, गलत जानकारी देने पर उसे हटा लिया गया है। आप अगर बिना अनुमति के, बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई पत्रिका छापते हैं तो फिर आपको दंडित किया जाएगा, यानी दंड दिया जाए किसी ऐसे काम के लिए जो वास्तव में एक तरह से देखें कि गैर कानूनी हो, ना कि किसी अंकुश लगाने या फिर प्रेस पर कोई निगरानी करने की वजह से ऐसे प्रावधान किए जाए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। और निश्चित तौर पर जब कोई बहुत बड़ा सुधार होता है तो हम देखते हैं कि उसकी कुछ कमियां निकालने की कोशिश विपक्षी दल करते हैं। आज अगर चर्चा में विपक्षी दल शामिल होते तो वो कुछ उसमें बात कह सकते थे, लेकिन हमने ये देखा कि सूचना प्रसारण मंत्री ने अपने जवाब के दौरान पूर्व की यूपीए सरकार पर निशाना भी साधा और इशारों में कहा कि कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने प्रेस फ्रीडम को दबाने का काम किया। मोदी सरकार तो हमेशा से मीडिया को मजबूत करने का काम करती है और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सरकार चाहती है कि नई नई प्रतिभा इस मीडिया सेक्टर में आए। ठीक है शेखर सर, जो हम देख रहे हैं कि खास तौर पर केंद्र की जो नरेंद्र मोदी सरकार है वो बहुत सारे ऐसे गैर ज़रूरी कानून जो हैं उनसे मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। गुलामी के दौर की बहुत सारे ऐसे कानून हैं। अभी देखिए 3 जो आपराधिक कानून हैं आपराधिक प्रक्रिया को लेकर के, वो उसमें भी मोदी सरकार एक बड़ा सुधार लेकर के आई है, नए विधेयक लेकर के नए कानून लेकर आ रही है। तो क्या इसी दिशा में इस 1867 का जो ये कानून था प्रेस रजिस्ट्रेशन का, उसकी जगह पर जो ये नया कानून आ रहा है उसी दिशा में इसे भी देखा जाना चाहिए कि उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम है? बिल्कुल। देखिए, जो पुराने मानसिकता से जो जितने कानून चल रहे थे, कम से कम 1500 से ज्यादा रेगुलेशन ब्रिटिश काल के तो इन्होंने हटा दिए, समाप्त कर दिए। और ये एक बड़ा पेंडिंग मैटर था। ये काफी, देखिए मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ लालचंद जी, ये जो फैक्सिमिली एडिशन का जो इसमें परमिशन की बात की गई है, देखिए जब इंडिया का हम तीसरे स्थान पहुंचने के लिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में तीसरे स्थान पहुंचने के लिए जब सब कोशिश हो रही है, कई फॉरेन पब्लिकेशन खास करके बिजनेस इंटरनेशनल डेलीज यानी फाइनेंशियल डेली जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, ये पहले भी चाहते थे कि भारत में एडिशन निकाले, लेकिन रूल्स ऐसा था कि उनको करने में भाई कंपनी खोलो, ये खोलो। अभी ऐसा है अगर बड़े बड़े इंटरनेशनल डेलीज, बड़े जो मार्केट को, वर्ल्ड इकोनॉमी को जो करते, जिसमें भारत को लेकर कई खबरें आजकल आती है, अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी एक इंटरव्यू दिया है फाइनेंशियल टाइम्स में, तो ऐसे अखबार अभी फैक्सिमिली एडिशन अब भारत से कर सकते, उसके लिए केवल केंद्र सरकार से परमिशन चाहिए। पहले फैक्सिमिली एडिशन इतना आसान नहीं था कि पहले आप कंपनी खोल लीजिए फिर ये कीजिए। इसका मतलब, और ग्लोबलाइजेशन की जो असर हो रही है, जो और भारत की जो भूमिका बढ़ती जाए, उसमें वर्ल्ड मीडिया का भी बड़ा रोल रहेगा, इंडिया को कवर करने में, इंडिया को ये देने में। मुझे लगता है ये जो कानून आज पास हुआ है एक प्रकार से एक फैसिलिटेटर है। ये ज्यादा कोई फैसिलिटेटर ज्यादा है, रेगुलेटर कम है, क्योंकि आपको अगर यू आर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आपको अगर कुछ करना है, कुछ निकालना है, कुछ करना है, तो बड़ी सरलता से आप कर सकते हैं। अपीलेट बोर्ड भी है कई जगह, मान लीजिए आपको जो संस्था बनेगी, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, एक जो संस्था बनेगी, उससे अगर कोई शिकायत है अपीलेट बोर्ड में जा सकते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन को लेकर या किस जो और कोई स्टिपुलेशंस को लेकर आपको फॉलो करने में। तो मुझे लगता है देखिए ये जो कानून है एक प्रकार से मीडिया की जो रिक्वायरमेंट्स होगी आगे जाके, आगे जब हम 5 ट्रिलियन जी, मैं आ रहा हूँ शैलेंद्र, आ रहा हूँ
हाँ शेखर सर आपके पास आ रहा हूँ। शैलेंद्र आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि शेखर अय्यर जी जो कह रहे हैं कि मीडिया की जो रिक्वायरमेंट होगी, देखिए जो मीडिया का विस्तार है वो क्षेत्रीय मीडिया में जो क्षेत्रीय भाषाएं में है उसमें बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है, और उसमें जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो स्मॉल प्लेयर्स हैं, छोटे और मध्यम एक तरह कंपनियां आ रही हैं या स्टार्टअप आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि चुनौतियां उन्हीं छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को शुरू करने वाले लोगों को होती थी, क्योंकि उनके पास जो प्रोसेस की जो प्रक्रिया इतनी कठिन थी उसकी वजह से उन्हें देरी होती थी, चुनौतियां आती थी पंजीकरण कराने में, और उसके वजह से मीडिया का विकास रुकता था या उसमें अवरोध आता था। इस बिल के पारित होने के बाद, कानून में आने के बाद सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है वो क्षेत्रीय अखबारों को, क्षेत्रीय पत्रकारों को और छोटे और मध्यम इंटरप्राइजेज को। तो ये सुनिश्चित करेगा कि मीडिया सेक्टर बेहतर से आगे ग्रो करे, और निश्चित तौर पर जब मीडिया सेक्टर ग्रो करेगा तो हम देखेंगे कि नई नई प्रतिभाएं इसमें आएंगी, नए युवा आएंगे, पत्रकारों की नई पीढ़ी आएगी और उनको एक तरह से रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये बहुत सुनिश्चित किया गया है, सोच समझकर इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि चरणों को कम किया जाए, 8 चरण हटा के, इसीलिए ऑनलाइन पूरा एक सिस्टम किया गया है जिसमें जिला अधिकारी के यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसकी कॉपी जिला अधिकारी को दे दीजिए। ठीक है, ये एक बड़ी बात है। और जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि अगर शेखर सर इसको ठीक से हम समझें, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशन है, कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, वो यहाँ पर पब्लिकेशन करना चाहता है तो एक तरफ उसको भी सुविधा मिलेगी, दूसरी तरफ जो शैलेंद्र बात कह रहे थे कि जो क्षेत्रीय प्रकाशक हैं उनके लिए भी आसानी हो गई। तो कुल मिलाकर अगर इन दोनों को हम एक साथ इकट्ठा करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो मोदी सरकार का एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल नारा टाइप का है, उस दिशा में भी ये नया कानून बिल्कुल मुफीद बैठता है। बिल्कुल लालचंद जी, एक सेक्शन के लिए तकलीफ हो सकता है, ये बता सकता हूँ। देखिए क्या है, जो पुराने प्लेयर्स हैं वो कभी नहीं चाहते थे नए प्लेयर्स आए। अच्छा, उनके लिए मतलब वो कंपटीशन से बचना चाहते थे, है ना? कंपटीशन तो उनको लगा भाई कौन इतना कसरत करेगा, ये पूरा लंबा चक्कर काट के जाके पब्लिकेशन निकालेगा, जब सारे चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। तो ऐसे समय में नए प्लेयर्स का, जैसे अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे, जो रीजनल जो मीडिया है उनके लिए कि नए नए पब्लिकेशन ला सकते हैं, नए एडिशंस खोल सकते हैं, और जो क्योंकि हमारी सोसाइटी एक नॉलेज सोसाइटी बनती जा रही है, खास करके देहात में, खास करके रूरल इंडिया में, तो चीजें बदल रही है। उसके लिए देखिए ये चीजें हैं। हाँ अवश्य जो पुराने जो प्लेयर्स हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, वो नहीं चाहेंगे कि नए खिलाड़ी आए, तो वो अलग बात है। और क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगी और मीडिया आजकल बहुत लोकलाइज होते जा रहे हैं। मतलब ये हमारे देश में तो नेशनल मीडिया की बात है, ठीक है, बड़े बड़े नेशनल अखबार है, लेकिन साथ साथ में आप देख रहे हैं कि रीजनल मीडिया का भी अपने एक रोल होता जा रहा है जी। और इसमें ये जो नए ये है, इससे उनको एक ये नहीं, मतलब कोई डिसेंसिटिव नहीं रहेगी। पहले क्या था, किसी को कुछ शुरू करना है तो पहला डर था भाई ये सिस्टम ऐसा है, तो कहाँ अप्लाई करे, कहाँ चक्कर काटे, किसका परमिशन ले, तब तक तो उसके अंदर जो भी पत्रकारिता जागरूक होगी वो तो मर जाएगी। बिल्कुल, अब ऐसा नहीं है, प्रक्रिया की मार ही ऐसी मार पड़ेगी कि वो चुप बैठ जाएंगे। हाँ, बस आप कानून को जो देखिए, मैं मानता हूं कि हमें पत्रकार के अंदर या पत्रकार जो भी पत्रिका स्टार्ट करना चाहते हैं उनमें कोई अलगाववाद या टेररिस्ट का कुछ ये नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कुछ आतंकवाद संगठन ऐसे हैं ये कभी कभी कानून मिसयूज करते जी, उनको चेक करने के लिए ये प्रावधान है, और किसी को पीछे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है शैलेंद्र, इसमें एक बात खास तौर पर है कि मानव इंटरफेस की जगह पर अब ऑनलाइन प्रणाली होगी और इससे जो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा आएगी। तो ये जो प्रावधान है, ये जो डिजिटल इंडिया जिसे हम कहते हैं, उस चीज़ को अपनाते हुए इस प्रक्रिया को भी डिजिटलाइज करने से निश्चित तौर पर पारदर्शिता बढ़ेगी इस मामले में भी। अब निश्चित तौर पर लालचंद, जब भी आप मानव इंटरफेस को कम करते हैं, डिजिटल करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि समय की बचत होती है। दूसरी बात ये होती है कि लाल फीता शाही
खत्म होती है, जिस बात का जिक्र आज सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा भी कि ये बिल रेड टेपिज्म को खत्म करेगा, यानी कोई दौड़े दफ्तरों के चक्कर लगाए, ये मोदी सरकार नहीं चाहती। और एक के बाद एक बिल उस दिशा में लाया गया है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है, जो रेड टेपिज्म को कम करता है, जो लोगों की परेशानियों को कम करता है। और ये जो चूंकि पत्रकारों और उन एक तरह से देखें नई पत्रकारिताओं के पंजीकरण से जुड़ा बिल है, तो निश्चित तौर पर जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं उनकी चुनौतियों को कम करेगा। ठीक है शेखर सर, आपसे एक फाइनल कमेंट। जो चिंताएं थीं इस प्रेस और पत्रिका के रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की चिंताओं का पूरा समाधान हो गया है? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कोई जेन्युइन किसी का कोई इस पे कंसर्न होगा, क्योंकि बातें बड़ी साफ है। क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, ये क्लियर है। ठीक है, किस पर पाबंदी है, किस पर नहीं है, वो भी बड़ा क्लियर है। मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर कोई बड़ी विवाद करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट पर इस चर्चा को खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो सरकार प्रेस के पंजीकरण के लिए कानून जो लेकर आई है वो निश्चित तौर पर जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की मांग थी, उन सभी जो जायज़ मांगे थी उनको पूरा करने वाला ये कानून आ रहा है और गुलामी के दौर के एक और कानून से मुक्ति मिल रही है। आज की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें